अपनी बात आपने इसी विषय में अपनी बात रखी है। हाँ, इसी विषय पर प्रश्न तो आपसे दोनों करेंगे। नहीं, थोड़ा सा करें। मैं अपनी बात मतलब किसी शास्त्रों को देखिए थोड़ा बहुत अध्ययन किया है मैंने, शास्त्रों का भी हिंदी में किया है। मैंने पहले ही कह दिया कि संस्कृत में तो मेरी इतनी गति नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी के माध्यम से कुछ पढ़ा है। लेकिन मैं एक बात जो मेरी समझ में आई है वो मैं कहता हूँ कि शास्त्र हैं वो सारे शास्त्र नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात, जो ऋषि हैं वो सारे ऋषि नहीं है। हमें छंटनी करने की आवश्यकता है कि कौन शास्त्र है और कौन ऋषि है। एक उदाहरण मैं देता हूं। एक बार मैं शिव पुराण पढ़ रहा था, शिव पुराण, उसमें भाई बेटा थोड़ा सा, हाँ, उसमें एक प्रसंग आया हुआ था कि एक दारू का नाम की राक्षसी थी और दारू का नाम की राक्षसी एक जंगल में रहती थी। वो जंगल इतने योजन लंबा था और इतने योजन चौड़ा था। और उसके बाद क्या है कि जहां भी वो राक्षसी जाती थी वो जंगल भी उसके साथ साथ ही जाता था। अब ये बात तुरंत एक आस्थावान व्यक्ति है वो तो कहेगा कि नहीं, ये तो शास्त्र है और इनके ऊपर तो कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। लेकिन जो जिज्ञासु मन है वो तो प्रश्न करेगा, भाई वो मतलब वो जंगल क्या हो गया, वो तो एक बिछावन हो गया जो साथ के साथ लेके चल दिया। एक जंगल उस राक्षसी के साथ कैसे जा सकता है? तो ये बात है। दूसरी बात, मुख्य चीज, मैं कुछ बात कह रहा हूं जैसे हमारे प्राचीन भारत के अंदर है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि व्याख्याकार जितना प्राचीन है वो उतना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, और जितना अर्वाचीन, मध्यकालीन और अर्वाचीन होता गया है वो उतना ही अंधविश्वासी होता चला गया है। अब जैसे लोग पाणिनि के विषय में कहते हैं, जर्मन विद्वान गोल्डस्टर कहता है कि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी की रचना की वो इतनी वैज्ञानिक, इतनी साइंटिफिक, इतनी वो है कि गोल्डस्टर कहता है कि दुनिया में पाणिनि के समान कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं। और हमारे प्राचीन ऋषि जितने भी, कपिल, कणाद, गौतम, जितने भी हैं, उन्होंने बिल्कुल एक से एक साइंटिफिक बातें कही। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, बल्कि बुद्ध के बाद के समय पर, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर है, जीवक नाम के एक वैद्य होते थे, जीवक नाम के, और उनके गुरु थे बृहस्पति। जब जीवक की शिक्षा पूरी हुई तो आखिर में उनको दीक्षा देनी थी एक वैद्य के रूप में। तो कहा जी मेरे लिए आखिरी उपदेश क्या है? बेटा, बृहस्पति ने कहा कि तुम जाओ और पूरे विश्वविद्यालय के अंदर 4 कोस का परिसर है, 4-6 कोस जितना भी था, इस पूरे परिसर के अंदर वो पौधा ढूंढ के लाओ जो निरर्थक। अब 4 कोस के अंदर पौधे ही पौधे लगे हुए हैं, पेड़, एक एक पौधे की जांच करना, अलग अलग वैरायटी के। अब पूरा समय लगा। जीवक गए, पूरी तरह विश्लेषण किया और एक निष्कर्ष लेके आए कि गुरुजी कोई भी पौधा है वो निरर्थक न रखना। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई और अब मैं तुम्हें जाने की इजाजत देता हूं। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति जब प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में जब शिष्य गुरु के पास जाता था तो गुरु शिष्य को अंगीकार करते हुए कहता था कि आज से तेरा दूसरा जन्म होने जा रहा है। गुरु को शिष्य का अंत्यवासी कहा जाता था। शिष्य तो गुरु का अंत्यवासी कहा जाता। वो कहता था कि माँ जिस तरह पेट में अपने बच्चे को धारण करती है उसी तरह गुरु शिष्य को धारण करता था, उसकी एक एक गतिविधि पर नजर रखता था, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने की कोशिश करता था। और देखिए कहता था कि आज से तू ब्रह्मचारी है, तू ये मत करना
ये मत करना, ये मत करना। और दूसरी बात कहते थे कि गुरु भी अगर गलत बात कहे तो मत मानना। हमारे जो अच्छे आचरण हैं उन्हीं को अपना आदर्श बनाना, हमारे जो गलत आचरण है उनका नहीं करना। यानी शुरू से ही सोचने का। एक सेठ बीमार पड़ गया, देखिए तो मनोविज्ञान की बात हो रही थी जैसे, तो वो बीमार पड़ गया तो उन्होंने उसका एक सेठ थे और उनका इलाज किया और कहा देखिए मैं तुम्हें ये प्लास्टर करता हूं और एक ही अवस्था में आपको 6 महीने लेटे रहना होगा। तो उसने कहा कि 6 महीने तो बहुत हो जाते हैं। बोला नहीं, 6 महीने ही लेटना होगा। तो सेठ जी ने किसी तरह कर करा के 5 दिन निकाल दिए और कहा जी मैं तो मरा हूं, मेरे से नहीं रहा जाता। बोला नहीं जी, फिर चलिए थोड़ा कम कर दीजिए इस समय। बोले 1 महीना तो आपको लेटना ही होगा ऐसे। फिर 1 दिन बीता तो उसने कहा कि नहीं, आपको 20 दिन तो लेटना है। फिर जब इस तरह किसी तरह 10 दिन गुजर गए तो उसने कहा जी आप मेरे से बिल्कुल नहीं होता, और समय कम कीजिए थोड़ा सा। बोला अच्छा 15 दिन लेट जाइए आप। आखिर में किसी तरह कर करा के 12 दिन गुजर गए और उसके बाद उसने ठीक महसूस किया। तो उसने आखिर जीवक ने कहा कि आपको लेटना तो 12 दिन ही था, लेकिन अगर मैं पहले आपको 12 दिन कह देता तो आप 12 दिन कभी नहीं लेट पाते। मैंने 6 महीने बोला, इसलिए आपने अपने आप को 1 महीने 2 महीने के लिए तैयार किया मानसिक रूप से। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे समय घटाता गया और आखिर में 12 दिन आप इस तरह करते करते लेट पाए। ये एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा किया जाता है। अब हम अपने मूल विषय पे आते हैं थोड़ा सा। मैडम की बातें थोड़ा सा भाषा उधर से कुछ सुनाई नहीं देता था, बहुत काम की बातें कह रही थी लेकिन मेरे तक पहुंच नहीं पाई। कोई बात नहीं, मैडम की बातों को दृष्टांत के बजाय आप विषय को ही क्लियर करें कि विषय का अपना एक व्यक्तिगत। तो अब देखिए हमारा विषय है हमारे संविधान के 51H अनुच्छेद है जो, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे। क्या कैसी भूमिका किसकी रही हम नहीं इस विषय में जाते, लेकिन संविधान के रूप में दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करके एक बहुत ही एक जबरदस्त दस्तावेज हमें उन्होंने दिया। कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई इसमें रोटी का प्रबंध नहीं है आदमी के लिए, कुछ और वो आगे मतलब संशोधन होते रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज उन्होंने दिया जिसके लिए पूरा देश उनका ऋणी रहेगा। तो इसमें जो 51H आता है उससे पहला हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में एक आता है कि हिंदी में बोल रहा हूं, मतलब कंपेशन ऑल लिविंग क्रिएचर्स, सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया भावना रखना, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो उससे आगे एक मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सुधार और अन्वेषण, क्वेश्चन। तो ये बात है। सबसे पहले हमें मानवतावाद के बारे में जब हम बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें इस बात को समझना, और ये कैसे पैदा किया व्यक्ति के अंदर। चलो बच्चों की बात हम बाद में करेंगे कैसे है, आम व्यक्ति के अंदर, समझदार व्यक्ति के अंदर कैसे पैदा किया जाए, मानवतावाद कैसे पैदा किया जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा किया जाए। ये कहने को तो बड़ा एक आसान सा वो लगता है, हमने बोल दिया,
लेकिन वास्तव में एक बहुत ही जटिल और बहुत ही पेचीदा प्रश्न। इसको कुल मिला के हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वे समाज में व्यक्ति को समाधानों के लिए, समस्याओं के समाधानों के लिए व्यक्ति को प्रॉब्लम रहित और अच्छा कैसे बनाया जाए। अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है जिसके लिए शुरू से आज तक लोग लगे हुए हैं कि इस दुनिया में व्यक्ति को एक अच्छा, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला और सुखी कैसे बनाया जाए। बात यह है, बहुत बड़ी बात है ये, और इसी पे आज तक चिंतन होता रहा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मानवतावाद क्या है। मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या ये रिफॉर्म, ये क्या है और हमारे लिए ये क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, और तब बात आएगी ये क्या, क्यों और ये कैसे पैदा हुआ। देखिए, मानवतावाद की वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बुद्धिजीवियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप सामने आया। उससे पहले भी होता रहा। फ्रांसीसी क्रांति के समय में भी बड़े बड़े दार्शनिक थे, रूसो थे, वॉल्टेयर थे और दिब्रो थे। इस तरह मतलब फ्रांस के दार्शनिक थे, थॉमस पेन जैसे थे, थॉमस कार्लाइल जैसे लोग थे। उन्होंने किया चिंतन इस विषय पे। ये शुरू से लेकर मथता रहा आदमी को। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतनी विभीषिकाएं, इतनी हत्याएं, इतना कुछ देखा लोगों ने, तो संसार के बुद्धिजीवियों को इस प्रश्न ने मथा और कुछ महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन और एल्डोस हक्सले, प्रसिद्ध साहित्यकार, और जे कृष्णमूर्ति, इस तरह के बहुत लोग थे जिनके दिमाग में ये आए कि कोई ऐसी विचारधारा दुनिया के अंदर जो इन विभीषिकाओं का और इन स्थितियों का अंत कर दे। दुनिया से युद्ध नाम की चीज उठ जाए। एक देश, भाई लगता आपने मेरे साथ तो वो कर दिया, बोलने नहीं दोगे मेरे को। अच्छा, तो इससे पूरी दुनिया का, पूरे समाज का निस्तार हो सके, छुटकारा हो सके, ये आया और उन्होंने मानववाद नाम से एक संस्था बनाई और जिसमें एक कंसेप्ट ये भी आया था कि तमाम देशों की एक सरकार हो इस तरह का, और कोई ऐसी संस्था जो वर्ल्ड लेवल पे काम कर सके, जो युद्धों को रुकवा सके, सारे संसार की भलाई कर सके। लेकिन आमतौर पर जितने भी महान दार्शनिक हुए हैं, सबकी विचारधारा को, जिन्होंने संसार के भले के लिए काम किया है, जिन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया है, सबको आखिर में मानवतावाद शब्द इतना व्यापक है कि उसको हम मानवतावाद का ही नाम दे सकते हैं, जिसने भी संसार की भलाई के लिए काम किया। यहां तक कि जैसे महर्षि अरविंद है, महर्षि दयानंद का जो अति मानववाद था, जैसे वो भी मानवतावाद के नाम से जाना जाता है। विवेकानंद ने जिस दर्शन को लेकर चले, वो हमारे भारतीय संस्कृति और शास्त्रों के आधार पर वो किया, उसको भी हम मानवतावाद कहते हैं। महात्मा गांधी के प्रयासों को भी हम मानवतावाद कहते हैं। और उधर एक मदन लाल मधु लेखक हुए, कम्युनिस्ट लेखक के, कामरेड लेखक, उन्होंने एक पुस्तक लिखी गोरकी और प्रेमचंद। तो उसमें भी उन्होंने मार्क्सवाद को भी आखिर में जाके, जब मार्क्सवाद अपनी चरम स्थिति, वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त कर लेगा, उसको भी मानवतावाद कहा। तो मानवतावाद बड़ा व्यापक शब्द है। लेकिन मानवतावाद की पहले मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता था, कई बार भाई मानववाद, यार मानववाद ये क्या है? मानव क्या केवल मानव है इस दुनिया में? मानव अपने अपने लिए करे,
क्या दुनिया में और प्राणी नहीं है? गाय, बैल, भैंस, बकरी, कितने निर्दोष जानवर हैं। केवल मानव के विषय में सोचे, ये तो कोई विचारधारा नहीं। फिर बाद में समझ में आया भाई मानव तो एक ऐसा है जो हर उसके एक चींटी के विषय में भी सोचता है, एक चींटी के विषय में भी सोचता है, एक गधे के विषय में भी सोचता है, सबके विषय में सोचता है। इसलिए समझ में आया। मैं डॉक्टर कमल किशोर गोयनका रहते दिल्ली में, प्रेमचंद के ऊपर काफी काम किया, 30 से ज्यादा किताबें लिखी उनसे मैंने उनसे भाई, तो उन्होंने कहा भाई जो मानव की सोच है उसके भीतर जो है, तो इसलिए अब स्वामी जी के मतलब विचारों को भी मैंने देखा, वहां मानवतावाद की परिभाषा मेरे को नहीं मिली। मानवतावाद की जो परिभाषा मैंने की है वो मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के सामने। व्यक्ति की जो चेतना है, हमारी चेतना है, वैसे तो उसके दो पहलू हैं। हम कहते हैं सभी डॉक्टर साहब साहित्य के विद्यार्थी हैं, अच्छी तरह आते हैं। जैसे हम कहते हैं भाई हृदय और मस्तिष्क, विवेक और भावना, तर्क और विश्वास, या साइंस की भाषा में हम इसको कहें व्यक्ति के मस्तिष्क का भावनात्मक पक्ष और विचारात्मक पक्ष, इन दोनों का ये चीज है जो इन दोनों को साथ लेके चलते हैं, तब एक संतुलित दृष्टिकोण हमारे सामने आता है। कई बार हमारे सामने एक बात आती है कि मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति जन्मजात बहुत सुंदर है, सारे लोग देखते हैं तो एक प्रशंसा भाव से देखते हैं कि व्यक्ति बहुत सुंदर है, लेकिन तो तुरंत एक सवाल मन में उठता है भाई ये व्यक्ति सुंदर है, इसमें इसकी अपनी विशेषता क्या है? इस व्यक्ति की अपनी विशेषता क्या है? इसमें भाई कोई अपनी मेहनत से, कोई अपने अच्छे कार्यों से ये सुंदर बना हो या ऐसा हो? कुछ नहीं, उसका अपना कुछ नहीं। दूसरी बात, एक व्यक्ति जन्म से बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत प्रतिभाशाली, भाई कुदरत से उसकी ऐसी संरचना है, उसके जीन्स ऐसे, ये ठीक है, प्रतिभा का विकास किया जा सकता है, लेकिन जन्म से भी उसके जीन्स ऐसे हैं, उसमें उसका अपना योगदान किया, जो अपने प्रयासों से वो इंटेलिजेंट बना हो, अपने प्रयासों से वो किया। पुनर्जन्म की बातों को हम फिलहाल एक तरफ रख देते हैं, वह पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ऐसा होता है, ये परीक्षण के विषय। तो इसका मतलब यह है कि वो इंटेलिजेंट कोई आदमी है, उसका अपना क्या योगदान है? कोई विशेषता। जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जिंदगी में, वो व्यक्ति के प्रयासों की और मेहनत की। सबसे जो व्यक्ति जिंदगी में प्रयास करता है, जो व्यक्ति मेहनत करता है, उसके प्रयासों का मूल्य है सबसे। एक व्यक्ति चाहे साधारण से साधारण, बदसूरत से बद, लेकिन अगर वो प्रयास करता है, वो वास्तव में प्रशंसा के काबिल है और वो वंदना के काबिल है। लेकिन एक सवाल होता है, अगर अंधाधुंध प्रयास किए जाए तो वो व्यक्ति भटक सकता है। सही दिशा में प्रयास किए जाए, इस तरफ व्यक्ति को कौन सी चीज ले जाती है? उस तरफ व्यक्ति को उसका विवेक ले जाता है, बुद्धि, जो उसको अच्छे का, बुरे का, हानिकारक का, लाभदायक का ज्ञान देती है। बगैर विवेक के आप चले तो बहुत गए, लेकिन मान लीजिए आपको जाना खनौरी है, बगैर विवेक के आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। व्यक्ति कहेगा नहीं यार मेरी तो आस्था बहुत ज्यादा है, भाई तुम दिल्ली नहीं पहुंचोगे, तुम तो खनौरी पहुंचोगे। लेकिन इसके बाद अगर विवेक नहीं है तो फिर वो प्रयास उसके भटकाव की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर अकेला विवेक है व्यक्ति के पास, अकेली बुद्धि है, तो व्यक्ति हिसाबी किताबी हो सकता। अगर इमोशंस नहीं है उसके अंदर, भावना नहीं है, संवेदना नहीं,
इसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द संवेदना नहीं। अगर संवेदना नहीं तो व्यक्ति हिसाबी किताबी हो जाएगा टोटल, और वो संवेदनाहीन हो जाएगा तो व्यक्ति कनिक भी हो सकता है। अपने विवेक का प्रयोग, अपनी बुद्धि का प्रयोग दूसरों को बेवकूफ बनाने में और दूसरों को धोखा देने में कर सकता है। इसलिए जीवन के 3 तथ्य निकल कर आते हैं। कोई और हो तो आप लोग मार्गदर्शन कर सकते हैं कि विवेक, संवेदना और प्रयास। संवेदना और विवेक मिश्रित प्रयास, संवेदना और विवेक आधारित प्रयास या पुरुषार्थ। अगर ये 3 चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो इसमें मानवतावाद के तत्व आ जाते हैं। तो मैं जो अपनी परिभाषा जो निश्चित की है मैंने, वो मैं पढ़ रहा हूं। देखिए, पूरे विश्व में मानवतावाद क्या? पूरे विश्व में मनुष्य की सोच और महसूसी, चिंतन, अनुभव, विवेक और संवेदना। पूरे विश्व में मनुष्य की सोच और महसूसी की सीमाओं के भीतर मानववाद ये केवल ये है कि मनुष्य की सोच और महसूसी वो बड़ी विस्तृत है, बहुत दूर तक जाती है। अगर कल को कोई ज्यादा नस्ल विकसित होती मनुष्य से तो हम मनुष्य को छोड़ के उसको साधुतावाद कह सकते थे, उसको देवतावाद कह सकते थे हम। लेकिन आज मनुष्य सबसे ज्यादा विकसित है धरती पे, इसलिए हम इसको मानवतावाद, मानव से हमने जोड़ दिया। अगर कोई ऐसा प्राणी होता जिसकी सीमाएं मनुष्य से, जिसके विवेक और संवेदना की सीमाएं मनुष्य की बजाय कहीं ज्यादा दूर तक जाती, तो फिर हम उसके नाम से वो करते। जैसे महर्षि अरविंद ने अति मानव की कल्पना की है, अति मानववाद कह देते थे हम उसको। इसलिए, लेकिन मनुष्य सर्वोपरि है फिलहाल, इसलिए हम मनुष्य की सोच और महसूसी, चिंतन, अनुभव, विवेक और संवेदना की सीमाओं के भीतर जीवन और जगत की समस्याओं के समाधान की विचारधारा या पद्धति, जीवन और जगत की समस्याओं के समाधान का दृष्टिकोण जो प्रत्येक जीव अस्तित्व या स्थिति के प्रति यथासंभव अधिक से अधिक संवेदनीयता यानी संवेदना, विवेचनीयता, विवेक, सही चिंतन व भलाई पर आधारित हो मानवतावाद कहलाता है। ये मानवतावाद, और इसके 3 सेटअप हैं हमारे, जैसे कि विवेक, संवेदना, प्रयास, मोटे तौर पर ये हमारे हिसाब से मानवता। अब देखिए, आपको हम कहते हैं भाई विवेक की क्यों जरूरत है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की क्या जरूरत है। पहले हम ये समझे भाई विज्ञान क्या है। आज के लोग कहते हैं आज का विज्ञान ये कहता है, वो कहता है, विज्ञान ये कहता है, विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पाया। विज्ञान की चीजों का हम जमकर प्रयोग करते हैं और फिर उसी विज्ञान के दोष निकालते हैं। आराम से इस फोन का हम प्रयोग कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं, चश्मे का प्रयोग कर रहे हैं, और जो विज्ञान के आविष्कार है, और फिर उसी के अंदर हम दोष निकालते हैं। भाई इसके बगैर हमारा जीवन भी तो नहीं चलता। आखिर विज्ञान से आपका मतलब क्या है? विज्ञान क्या है? विज्ञान मनुष्य के विवेक का प्रायोगिक प्रयोग। बुद्धि की महत्ता से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जैसे सर भी कह रहे थे कि वे मतलब एक बुद्धि है, वैसे तो मनुष्य और पशुओं में और बहुत से अंतर गिनाए जा सकते हैं। मैंने कहा था सबसे पहले तो मनुष्य के अंदर एक विशेष प्रकार का शरीर है जो दूसरे जीवों के पास नहीं। अगर मनुष्य के पास किसी सांप जैसा शरीर होता तो बुद्धि और विवेक के होते हुए भी क्या वो इतनी विशाल सभ्यता का निर्माण कर सकता था? चींटी, कीड़े वगैरह जैसा होता और दिमाग वही होता तो क्या इतना सब कुछ, इतने बड़े बड़े आविष्कार कर सकता था? एक विशेष प्रकार का शरीर है। दूसरा है जैसे उसके पास बोलने की क्षमता है, उसके पास खड़े होकर चलने की क्षमता है। तीसरी बात, मनुष्य के ऊपर, दूसरे जीवों के ऊपर
प्रकृति की सीमाएं हैं वो फौरन लागू हो जाती है। मनुष्य के पास इस मामले में स्वतंत्रता है और वो स्वतंत्रता बहुत दूर तक जाती है। मनुष्य के पास प्रकृति की ऐसी सीमाएं लागू नहीं होती और जो लागू होती हैं वो भी बहुत दूर जाके लागू होती है। इसलिए मनुष्य काफी स्वतंत्र है, बहुत दूर तक जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है पशु पक्षियों की तुलना में। और चौथी चीज है वो विवेक और बुद्धि तो है। विवेक और बुद्धि के बाद बिना आप ठीक और गलत का निर्णय नहीं कर पाते, वो उसको सारे दूसरे जीवों से अलग करता है। आपके लिए श्रीमान जी प्रश्न है कुछ लोगों के पास, लेकिन वो कंक्लूड होने की वो पहले कगार में है, ताक में है, तो आप कंप्लीट करके बैठ जाइए, उन्हें भी समय चाहिए क्योंकि समय बहुत तेज निकल रहा है। आप माइक दो, कंक्लूड कर दीजिए, कोई बात नहीं, 1 से 2 मिनट प्लीज। उन्हीं के पास प्रश्न है, हाँ जल्दी कोशिश कीजिए, थोड़ा कम शब्दों में अपनी बातों को। तो ये एक जिसको हम कह रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हम विज्ञान की बात कर रहे थे। विज्ञान की किसी चीज में सत्य तक पहुंचने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए मैंने कहा था विज्ञान का मतलब है विवेक, विवेक के ऊपर आधारित प्रायोगिक प्रयोग, यानी विवेक का प्रयोग और विवेक का उस ढंग से प्रयोग उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रयोग करके देखा जा सके, दिखाया जा सके, प्रत्यक्ष करवाया जा सके, या वस्तुओं का परिस्थिति, वस्तुओं का, स्थितियों का, पदार्थों का, नियमों का, किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान, इसको हम विज्ञान कहते हैं। और सत्य तक पहुंचने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए इसलिए हमारे विवेक का प्रायोगिक प्रयोग, हमारे विवेक का प्रयोग, विज्ञान का प्रयोग, वैज्ञानिक शोध हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए वैज्ञानिक शोध नहीं तो सत्य है। देखिए हमारे जो मूल्य हैं उनके अंदर सत्य, शिव और सुंदर, सत्य, शिव और सुंदर आया है और उसमें सत्य पहली चीज है। अगर कोई चीज, जितनी भी आप बातें करते हैं, बातें तो बहुत अच्छी होंगी, लेकिन अगर वो बात आपकी सच्चाई पर आधारित नहीं है, फिर तो हवा में उठने का कोई फायदा नहीं। बात कुछ है और हम समझते कुछ है, तो फिर अगर वो सत्य नहीं तो सब बेकार है क्या? इसलिए सत्य हमारी पहली चीज है। सत्य हम किसको कहते हैं? जो पदार्थ जैसा है। ज्ञान का प्रत्येक अवयव, ज्ञान का प्रत्येक अवयव उसकी वैसी ही गवाही दे, इसको हम सत्य कहते हैं। फिर उसका पालन करना, बोलना जो भी है, ये बात में आ जाते हैं सत्य। इसलिए सत्य पहली चीज है। लेकिन एक बात और आती है कि हमारी सोच वैज्ञानिक है, हम सत्यों तक पहुंच गए, लेकिन सत्य, जो सोच सत्य है, वैज्ञानिक सोच है, कोई जरूरी नहीं है कि वो सोच अच्छी। अब देखिए, मैं डार्विन ने हमारे को 2 नियम दिए कि जीवों में जीवन संघर्ष हो सकता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक जीव दूसरे जीव का भोजन है जीवों में, और एक जीव कितनी बुरी तरह एक दूसरे को मार मार के खाता है। अगर आप प्रत्यक्ष देख लोगे तो आप 2 दिन रोटी अच्छी नहीं लगेगी आपको। किस तरह जंगली कुत्ते हिरणों को मारते हैं, किस तरह एक चिड़िया है जिसके ऊपर दया आती है आपको, लेकिन मैंने देखा है कि उस चिड़िया ने एक मकड़ी को पकड़ लिया, पहले उसकी टांगें उखाड़ी पकड़ के, और फिर सारी टांगें नोच के जो वो लोथड़ा सा बच गया उसको मार के खा गई। एक कठफोड़वा देखा मैंने, उसने एक मेंढक को उठाया, अब तक कुछ करके नहीं कहा, लेके उड़ गया और एक बिजली की तार पे जा बैठा, और वो कठफोड़वा जो बेचारा सा लगता है तो उसको पटक पटक के इस तरह मारता है। जंगली कुत्ते जंगल में देखो, आजकल तो ये फोन पे चला हुआ सारा, जंगली कुत्ते किस तरह हिरण को पकड़ देते हैं और किस तरह चिथड़े करता है, ये प्रकृति का। इसलिए कवि एल्फ्रेड टेनिसन, उसमें प्रकृति का बहुत चित्रण किया लोगों ने, कालिदास ने भी किया, और अंग्रेजी में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत ज्यादा किया, और कवि पंत थे हिंदी में, वो तो प्रकृति को अपनी मां मानते थे।
लेकिन मैं कहता हूं कोई भी कवि इनके अंदर प्रकृति के सही स्वरूप तक नहीं पहुंचा है, सही प्रकृति तक नहीं पहुंचा। एल्फ्रेड टेनिसन एक अंग्रेज कवि है जो प्रकृति तक सही पहुंच गया। उसने कहा नेचर इज रेड इन टूथ एंड कलर, प्रकृति एक ऐसा दानव है जिसके दांत और पंजे खून से सने हुए। तो एल्फ्रेड टेनिसन ये बात कहता है, उसमें जीवों में जीवन, ये एक सत्य तो है कि जीवों में जीवन संघर्ष सकता है और सर्वाइव जो शक्तिशाली है उसकी जीत होगी। अब ये एक सत्य तो है, लेकिन क्या ये अच्छा भी है? बहुत सी बातें हमें ऐसे लगेंगी जो सच्चाई ठोस वास्तविक धरातल पे है, लेकिन वो बहुत बुरी है। आप देख के उनको सुन के काम लेंगे। इसलिए सत्य के साथ शिव की कल्पना आई है, जो अच्छा भी हो, जो कल्याणकारी भी हो और आगे सुंदर हमारे मूल्यों में आया। यानी प्रत्येक अस्तित्व के अंदर, प्रत्येक क्रिया के अंदर एक तरतीब,